Hello friends, welcome back to Mining Mirror, and today we are going to discuss another informative topic, that is फंडामेंटल ऑफ रॉक ब्रेकेज। सो फ्रेंड्स, माइंस में जितना भी हम लोग का हार्ड ग्राउंड्स होता है या रॉक्स होता है जिसको हम लोग ब्लास्टिंग करके उसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो वो ब्लास्टिंग के दौरान वो रॉक्स में या जो हार्ड ग्राउंड डिपॉजिट है उसमें ऐसा क्या चेंजेस होता है, क्रैक्स कैसे डेवलप करता है, फ्रैक्चर्स कैसे डेवलप करता है, किस तरह से वो फ्रैगमेंटेशंस होता है, किस तरह से वो थ्रो होता है, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। और ये वीडियो में हम लोग बहुत सारा ऐसा नया नया चीज़ को भी हम लोग जानने को मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, this is part 4 of our video series drilling and blasting. So let's start. First, कोई भी हार्ड ग्राउंड को या रॉक को ब्रेक करने के लिए उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जानना पड़ता है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है वो है रॉक स्ट्रेंथ या ग्राउंड स्ट्रेंथ। तो रॉक स्ट्रेंथ क्या होता है? रॉक स्ट्रेंथ इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे 4 प्रकार का स्ट्रेंथ हम लोग को देखने को मिल गया: टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर एंड इम्पैक्ट। तो ब्लास्टिंग के दौरान कौन सा स्ट्रेंथ को हम लोग को ज़्यादा इम्फासिस देना है? वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉक इज डिफाइंड एज द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू रप्चर द रॉक सैंपल डिवाइडेड बाय द सैंपल्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर यहाँ पे एक रॉक है तो इसमें अगर हम लोग एक फोर्स देते हैं दोनों तरफ से या कोई भी साइड से जो उसको प्रेस करे, तो ये हो गया अपना कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, अगर रॉक को हम लोग दोनों तरफ से खींचेंगे तो वो हो गया पुलिंग फोर्स। ठीक है, जो हो गया टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो होता है जो पुलिंग फोर्स हम लोग सेकेंड वाला जो है जो पुलिंग फोर्स उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स डिवाइडेड बाय जो एरिया ऑफ द रॉक, ये हो गया अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Because the tensile strength of the rock is very small and is of the order of 0.1 times the compressive strength। मतलब जो रॉक में जो स्ट्रेंथेस होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ओनली 10% है। मतलब अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 100 है तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका होगा 10। मतलब कोई भी रॉक को तोड़ने के लिए अगर उसका कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग फोकस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को चाहिए मिनिमम मोर देन 100। वहाँ पे तोड़ने के लिए उसका हम लोग को फोर्स चाहिए मोर देन 100। लेकिन अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसंट्रेट करें तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा ओनली मोर देन 10। इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही आप कंसंट्रेट करिए, आपका कम खर्चा में रॉक को आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, द रॉक मेटेरियल इज मोर लाइकली टू फेल इन टेंशन देन इन कंप्रेशन। ओके, अब चलते हैं हम लोग थियोरी ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेशन बाय ब्लास्टिंग, जो मेन पार्ट है हम लोग का इस वीडियो में। तो रॉक जो फ्रेगमेंटेशन होता है ब्लास्टिंग के दौरान, तो उसमें बहुत सारा फोर्सेस काम करता है और बहुत प्रकार का वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है या फ्रैक्चर्स होता है। तो उसका बहुत सारा फेजेस होता है फ्रेगमेंटेशन का। फर्स्ट फेज है क्रशिंग ऑफ रॉक। When the explosive detonates in the blast hole, the high pressure gases initially send a shock wave into the rock। ओके, सोचिए कि ये अपना हो गया ग्राउंड जिसको हम लोग ब्लास्ट करना चाहते हैं। तो ब्लास्ट करने से पहले वहाँ पे हम लोग करेंगे एक ड्रिल होल जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्ट होल। तो ब्लास्ट होल यहाँ पे हम लोग ड्रिल किए और यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोसिव उसमें चार्ज कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे उसको डेटोनेट करिएगा वो ब्लास्ट होल को, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाई प्रेशर गैस यहाँ पे क्रिएट होगा या प्रोड्यूस होगा। तो वो जो हाई प्रेशर गैस है वो पहले एक शॉक वेव यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा जो प्रोपागेट होगा अपना ग्राउंड में या रॉक में। ठीक है, उसके बाद जो फास्ट फेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन होता है या जो फास्ट फेज ऑफ क्रशिंग होता है ग्राउंड का या मटेरियल का, वो होता है अपना ब्लास्ट होल के सराउंडिंग में होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि जो शॉकवेव एक्सप्लोसिव क्रिएट करता है उसका जो फोर्स है या उसका जो स्ट्रेंथ है वो डायनामिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या जो शियर स्ट्रेंथ होता है रॉक का, उससे वो ज़्यादा होता है। तब जाके वो आसपास में सराउंडिंग में जो ग्राउंड है या जो रॉक है उसको पहले तोड़ता है। तो यहाँ पे एक क्रशिंग इफेक्ट होता है। तो ये जो क्रशिंग इफेक्ट है वो एक सर्टन डिस्टेंस तक होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ब्लास्ट होल है तो पूरा का पूरा वो एरिया ही तोड़ देगा, नहीं। वो जो ब्लास्ट होल है उसका कुछ लिमिटेशन है। अगर ब्लास्ट होल का डायमीटर कुछ है तो वो कुछ सर्टन रेंज तक वो अपने एरिया को क्रश कर सकता है या क्रशिंग इफेक्ट वहाँ पे पैदा कर सकता है। वो जो एरिया है, वो जो जोन है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रस्ट जोन या क्रशिंग जोन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिला, क्रस्ट जोन या क्रशिंग जोन। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड वाला देखिए, वो है द ब्लास्ट होल इक्विलिब्रियम स्टेट।
ये क्या होता है, जैसे ही रॉक यहाँ पे या जो ग्राउंड है ये कंप्रेस हुआ या क्रशिंग हुआ, जो ब्लास्ट होल का एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये कब तक बढ़ेगा, जैसे हम बोले थे कि एक सर्टन डिस्टेंस तक ये बढ़ता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो जो रॉक का स्ट्रेंथ है या जो ग्राउंड का स्ट्रेंथ है वो कितना दूर तक जाने से जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ा हुआ है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए उसको वो बैलेंस कर सके। तो वो जो बैलेंस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं जब ब्लास्ट होल इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब वहाँ पर वो जितना प्रेशर उसके ऊपर पड़ा वो अपने आप में उसको संभाल लिया, चाहे वो अपने ब्लास्ट होल का एरिया क्रश करके हो तो अपने आप में वो एडजस्ट करता है। तो उसी को बोलेंगे हम लोग द ब्लास्ट होल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो वो जो जोन है, जो क्रशिंग जोन है या क्रश जोन है, वो कितना होता है, अप टू 2 to 4D एंड इन पोरस मेटेरियल में भी 8D। डी मतलब हो गया डायमीटर ऑफ द ब्लास्ट होल। अगर नॉर्मली हम लोग देखेंगे वो जो जोन है, जो क्रस्ट जोन है, वो होगा 2 times और 4 times ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल। अगर ज़्यादा पोरस मटेरियल है या थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है वो हो सकता है 8D, 8 times ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल। ठीक है, और ये कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द क्रस्ट जोन इंक्रीजेस with the detonation pressure of the explosive and with the coupling between the charge and the blast hole wall। तो यहाँ पे आ गया decoupling ratio। ठीक है, कि एक्सप्लोसिव और ब्लास्ट होल का जो वॉल है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या उसका कनेक्शन कैसा है। उसके बाद द क्रस्ट जोन है वो इंक्रीज करेगा अगर आपका एक्सप्लोसिव का डेटोनेशन प्रेशर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वो उतना वो चौड़ा होता जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो और थोड़ा सा बढ़ता जाएगा एरिया। ठीक है, अब चलते हैं, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन द वर्क बिंग डन बाय द एक्सप्लोसिव इज कॉल्ड द ब्रीजन एनर्जी। यहाँ पे और एक वर्ड हम लोग को देखने को मिला, वो है ब्रीजेंस एनर्जी। जब वो एक्सपेंड करता है ब्लास्ट होल, जब अपने एरिया आसपास में वो क्रशिंग इफेक्ट होता है या जो कंप्रेसिव फोर्स उसमें ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पे एक्सपेंड जब करता है उसी टाइम में जो एक्सप्लोसिव का एनर्जी है उसको हम लोग बोलेंगे ब्रीजेंस एनर्जी, जिसमें दो तरह का एनर्जी होता है, एक हो गया स्ट्रेन एनर्जी और एक हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, वो रॉक में स्टोर हो जाता है, मतलब जो हम लोग का ग्राउंड है उसमें वो स्टोर होता है, चाहे कम टाइम पीरियड के लिए क्यों ना हो। ठीक है, और एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूजफुल होता है क्रस्ट रॉक सराउंडिंग द ब्लास्ट होल एंड इन सेस्मिक वेव प्रोपेगेटेड इन द ग्राउंड। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इफेक्ट होता है ब्लास्ट होल का सराउंडिंग में, वो क्रशिंग इफेक्ट करता है, उसके बाद वो जो वाइब्रेशंस हम लोग को देखने को मिलता है, फील करते हैं, वो सेस्मिक वेव से होता है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दैट इज क्रशिंग ऑफ रॉक। अब चलते हैं द सेकंड स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दैट इज रेडियल फ्रैक्चरिंग। ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ द स्ट्रेन वेव द रॉक सराउंडिंग द ब्लास्ट होल इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस रेडियल कंप्रेशन व्हिच इंड्यूसेस टेंसाइल कंपोनेंट्स इन द टेंजेंशियल प्लेन ऑफ द वेव फ्रंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पहला फिगर है इसको एक बार देख लेते हैं। तो बीच में जो ये सर्कल है ये हो गया हम लोग का ब्लास्ट होल। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन में जो सर्कल है बड़ा वाला वो हो गया अपना क्रशिंग जोन या क्रस्ट जोन। उसके बाद ये जो दूसरा वाला डैश वाला है ये है अपना वेव्स, जो अभी प्रोपागेट हो रहा है ग्राउंड में या रॉक में। तो पहले जो हम लोग बात किए थे वहाँ पे क्या था, वो एक कंप्रेसिव फोर्स वहाँ पे कर रहा था जो डायनामिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा होने से वहाँ पे वो क्रशिंग इफेक्ट किया होल के बगल में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रश जोन। अभी क्या बात कर रहा है कि जो भी यहाँ पे शॉक वेव या जो स्ट्रेन वेव या कंप्रेसिव फोर्स जैसे यहाँ पे अप्लाई हुआ ग्राउंड में, वो क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा एक टेंसाइल कंपोनेंट का। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेन है, अगर वो रॉक या ग्राउंड का जो डायनामिक टेंसाइल स्ट्रेंथ है अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे एक क्रैक पैदा होता है, वो क्रैक को हम लोग बोलेंगे रेडियल क्रैक्स। ठीक है, मतलब ये जो देखिए सेकंड वाला फिगर में देख सकते हैं, इसमें एक क्रस्ट जोन ये छोटा वाला हो गया। उसके बाद जो टेंसाइल फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ, वो टेंसाइल फोर्स अगर रॉक का टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है तो उसमें वो क्रैक पैदा होता है, वो क्रैक को हम लोग बोलेंगे ये रेडियल क्रैक्स। तो ये रेडियल क्रैक्स जो डेवलप होता है उसका वेलोसिटी कितना होता है, वो वेलोसिटी होता है 0.15 to 0.4 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रेन वेव। मतलब ये जो वेव यहाँ पे क्रॉस करके जा रहा है उसका जितना स्पीड है उससे 15% या 40% स्पीड में ये क्रैक्स डेवलप करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। अब चलते हैं द थर्ड स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दैट इज रिफ्लेक्शन ब्रेकेज और स्पेलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए स्ट्रेन वेव रीचेस ए फ्री सरफेस, टू वेव्स आर जनरेटेड, ए टेंसाइल वेव एंड ए शियर वेव। तो यहाँ पे और एक चीज़ ऐड हुआ, एक पिक्चर दिखाते हैं आपको। देखिए बीच वाला हो गया अपना
ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये हो गया अपना होल, और होल में एक्सप्लोसिव किए, चार्ज किए, तो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पे वेव सब पैदा हुआ। तो ये जो शॉक वेव्स है, तो पहले यहाँ पे ये हो गया क्रॉस्ड जोन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्रशिंग इफेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे रेडियल क्रैक्स यहाँ पे डेवलप करेगा। जब ये वेव ये फ्री फेस में पहुँचते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट में या दो वेव में वो कन्वर्ट होता है। एक होता है टेंसाइल वेव और एक होता है शियर वेव, ठीक है। उसके बाद इफ द टेंसाइल वेव इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू एक्सीड द डायनामिक स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक, द फिनोमेनन इज नोन एज स्पार्लिंग। तो स्पार्लिंग क्या होता है, जो टेंसाइल वेव यहाँ पे क्रिएट हुआ फ्री फेस में आने के बाद, अगर वो टेंसाइल वेव का स्ट्रेंथ अगर रॉक का या ग्राउंड का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे अगर ज़्यादा हुआ तो वो इमीडिएट उसको पूरा का पूरा फ्रैगमेंटेशन करेगा, क्योंकि यही एक वेव है टेंसाइल वेव जो फ्रैगमेंटेशन का मेन कारण होता है। तो यहाँ पे वो रॉक को पूरा फ्रैगमेंट करेगा। ये इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्पार्लिंग। इसका डिरेक्शन किधर होता है, इसका डिरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द स्ट्रेन वेव या टुवर्ड्स द ब्लास्टोल इटसेल्फ, ठीक है। वो ब्लास्टोल के तरफ ही लौट के आता है। द रॉक टेंसाइल स्ट्रेंथ रीच वैल्यू बिटवीन 15 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो उसका रेंज यहाँ पे छोटा सा दिया गया है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है रॉक का, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका 5 to 15% ही होता है। इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर हम लोग ओवरकम कर लिए तो इजीली हम लोग उसमें फ्रैगमेंटेशन अच्छा कर लेंगे, ठीक है। और क्या है, द फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज मोर कन्वेक्स देन दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव, which means the dispersion index of the tensile wave energy is much larger than the surface is cylindrical। ये हो गया अपना फ्री फेस। और ये जो वेव आके यहाँ पे फ्री फेस में मिलता है और फ्री फेस में मिलने के बाद यहाँ पे वो वापस जाता है टुवर्ड्स द होल। जो फ्रंट होता है ये वेव का, ये ज़्यादा कन्वेक्स होता है, मतलब थोड़ा सा वो पॉइंटेड होता है। तो उसमें क्या होगा कि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इमीडिएटली सरफेस को या ग्राउंड को पूरा का पूरा फ्रैगमेंट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। अब चलते हैं द फोर्थ स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दैट इज गैस एक्सटेंशन फ्रैक्चर। तो ये होता है जो सेकंड स्टेज है, जो रेडियल क्रैक्स जिसमें हम लोग देखे थे कि रेडियल क्रैक डेवलप होता है, इसका बाद में ये इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रेडियल क्रैक्स बाय द टेंजेंशियल टेंसाइल कंपोनेंट ऑफ द वेव, द गैसेज स्टार्ट टू एक्सपैंड एंड पेनिट्रेट इन द फ्रैक्चर्स। जैसे ही यहाँ पे रेडियल क्रैक सब डेवलप होता है, ये पिक्चर में देख सकते हैं, उसके अंदर गैस घुस जाता है और ये गैस का प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो जो क्रैक वहाँ पे रेडियल क्रैक डेवलप हुआ है वो और कितना बड़ा क्रैक होगा। अगर उसका प्रेशर कम है तो क्रैक्स भी कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक फंडामेंटल हम लोग को जानना जरूरी है, वो होता है स्टेमिंग, ठीक है। अगर होल का स्टेमिंग यहाँ पे अच्छा है तो जो भी क्रैक्स यहाँ पे डेवलप होगा या जो भी गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो इजीली वो क्रैक्स को और थोड़ा सा बड़ा कर सकता है ताकि हम लोग का फ्रैगमेंटेशन और अच्छा हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेमिंग हम लोग का सही नहीं है तो यहाँ से अगर गैस का एनर्जी निकल गया तो वो क्रैक्स वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो फिर यहाँ पे जो फ्रैक्चर जोन है वो यहाँ पे कम हो जाता है। अगर फ्री फेस में कोई फ्रैक्चर है, कुछ वीकनेस है, तो वहाँ से भी वो गैस का एनर्जी बाहर निकल सकता है, तो उसका इफेक्ट या जो रेडियल क्रैक्स है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ जो गैस एक्सटेंशन फ्रैक्चर। अब चलते हैं द फिफ्थ स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दैट इज फ्रैक्चरिंग बाय रिलीज ऑफ लोड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि लोड जब रिलीज होता है तब कुछ फ्रैक्चर भी यहाँ पे होता है। तो वो क्या है, बिफोर द स्ट्रेन वेव रीचेज द फ्री फेस द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द रॉक बाय इनिशियल कंप्रेशन वेरीज बिटवीन 60 to 70% ऑफ द ब्लास्ट एनर्जी। तो यहाँ पे बोल रहा है जो स्ट्रेन वेव होता है, ब्लास्टिंग के बाद जो वेव क्रिएट होता है, जो शॉक वेव्स होता है, वो फ्री फेस पहुंचने से पहले वो जो ग्राउंड हो गया या जो रॉक हो गया उसमें वो जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो होता है टोटल 60 to 70% ऑफ द ब्लास्ट एनर्जी। तो हम लोग पहले भी बात किए थे कि यहाँ पे अगर ब्लास्टिंग हुआ और ये जो वेव है वो जब प्रोपागेट होकर ग्राउंड में जाता है, जैसे हम लोग बात किए थे जो स्ट्रेन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक तो पहले ही चल जाता है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी कुछ एनर्जी यहाँ पे सेव होके रहता है ग्राउंड में, ठीक है। तो जैसे ही ये वेव यहाँ पे क्रॉस करके फ्री फेस पहुँच जाता है और वहाँ से वापस टेंसाइल फोर्स होके आता है, टेंसाइल वेव होके, उसी टाइम में ये जो एनर्जी है ये सडनली रिलीज होता है, क्योंकि जैसे ही ये वेव पहुँचेगा फ्री फेस में तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो यहाँ का जो स्टोर किया हुआ प्रेशर है या स्टोर किया हुआ जो एनर्जी है वो इमीडिएटली यहाँ पे रिलीज होगा। वो दो फॉर्म में रिलीज होता है, एक होता है हीट में और एक होता है नॉइज में, ठीक है, एस्केप होता है। तो वहाँ पे जो एनर्जी काम करता है उससे भी कुछ पोर्शन यहाँ पे फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया
फिफ्थ स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। अब चलते हैं द लास्ट स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन, दैट इज फ्रैक्चर बाय इन फ्लाइट कॉलिजन। इन फ्लाइट कॉलिजन मतलब उड़ते हुए कुछ कॉलिजन होता है, उसमें कुछ फ्रैक्चर होता है, तो वो सिंपल है। द रॉक फ्रैगमेंट्स क्रिएटेड बाय द प्रीवियस मैकेनिज्म्स एंड एक्सीलरेटेड बाय द गैसेस आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द फ्री फेस कोलाइडिंग विद ईच अदर। मतलब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जो होल है यहाँ पे, ये होल अगर ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो भी हम लोग मैकेनिज्म फास्ट पढ़े कि यहाँ पे पहले क्रशिंग हुआ, उसके बाद टेंसाइल फोर्स यहाँ पे पड़ा, उसके बाद जो भी उसमें टेंसाइल हुए वह इसको क्रैक किया या उसको मेन फ्रैगमेंट किया, तो वैसे ही जो भी मैकेनिज्म है वो जैसे ही वो फ्री फेस की तरफ सारा मटेरियल थ्रो होता है तो आपस में वो लोग टकराते हैं। तो वो जो टकराते हैं तो वहाँ पे और एक बार जो फ्रैक्चर्स क्रिएट होता है या जो कॉलिजन्स होता है तो और थोड़ा फ्रैगमेंटेशन वहाँ पे होता है। लास्ट स्टेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन हम बोल सकते हैं कि इन फ्लाइट कॉलिजन्स, जैसे वो थ्रो होता है, थ्रोन के दौरान में ही आपस में ही वो कोलाइड करके वहाँ पे और कुछ फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल जो मैकेनिज्म है फ्रैक्चर्स का, 6 प्रकार के यहाँ पे दिखाया हूँ। तो अब देख लेते हैं कि सिंपल वर्ड में किस तरह से हम लोग उसको किसी को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे 3 टाइप का फेलियर हम दिखाए हैं, एक है कंप्रेशन फेलियर, एक हो गया टेंसाइल फेलियर और एक हो गया शियर फेलियर। तो जैसे ही होल में एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होल के आसपास में एक क्रशिंग इफेक्ट होता है, वो हो गया कंप्रेशन फेलियर। उसके बाद हो गया टेंसाइल फेलियर, मतलब ये जो वेव यहाँ पे बना जैसे ही वो फ्री फेस में पहुंचता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर टेंसाइल वेव होकर आता है जो मेन कारण होता है अपना फ्रैगमेंटेशन का या फ्रैक्चर का। और हो गया शियर फेलियर। यहाँ पे शियर फेलियर कैसे होता है, ड्यूरेशन ऑफ द ब्लास्ट। तो ब्लास्ट आप कितना ड्यूरेशन करते हैं, अगर आप सोचिए कि जितना होल है उसको एक साथ आप ब्लास्ट कर दिए तो वहाँ पे शियर फेलियर कम होगा क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डिले डेटोनेटर यूज़ करके डिले ब्लास्ट हम लोग फॉलो करें तो वहाँ पे जो मिली सेकेंड का डिले हम लोग को मिलता है वही यहाँ पे ड्यूरेशन में काम आता है। तो आपका ब्लास्टिंग ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो जो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ वो हम लोग को ज़्यादा फायदा देगा ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक सिंपल फ्लो चार्ट यहाँ पे, और थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से याद रहने के लिए कि फर्स्ट हो गया एक्सप्लोसिव में पोटेंशियल केमिकल एनर्जी है और उसके बाद डेटोनेट किए तो डेटोनेशन वेव एनर्जी यहाँ पे गया। उसके बाद ब्लास्ट हुआ, तो जब ब्लास्ट हुआ यहाँ पे शॉक वेव एनर्जी क्रिएट हुआ। ठीक है, वो जो शॉक वेव एनर्जी वो क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इम्पल्स को वो प्रोड्यूस करता है। जो स्ट्रेन एनर्जी इम्पल्स है वो जाता है 2 प्रकार का, एक है टेंजेंशियल कंपोनेंट एनर्जी और एक हो गया रेडियल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट बात किए थे हम लोग, सेकंड स्टेज जो था वो क्या है, रेडियल क्रैक किया। ठीक है, और रेडियल कंपोनेंट क्या हो गया, वो सीधा आ गया फ्री फेस में, ये नीचे वाला फ्री फेस है। ठीक है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कुछ आता है फ्री फेस में और रेडियल कंपोनेंट आ गया फ्री फेस में। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड इम्पल्स एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, ये वाला वो भी जो इम्पल्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इम्पल्स जो क्रिएट हुआ वो 2 तरह का होता है। एक हो गया एनर्जी यूज्ड इन स्पेलिंग, मतलब जो पूरा क्रैक करेगा, पूरा फ्रैगमेंट करेगा बैक करके। उसके बाद हो गया प्रोपगेशन एनर्जी फॉर रेडियल क्रैक्स, और कुछ रेडियल क्रैक भी ये अपने से डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी एनर्जी यहाँ पे आया सारा एनर्जी यहाँ पे मिलके सिस्मिक एनर्जी, जो वाइब्रेशन यहाँ पे फील होता है हम लोग को, वो यहाँ पे सिस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गया फ्री फेस से वो यहाँ पे साउंड करके निकलता है, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे अकोस्टिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो जो एनर्जी हम लोग का इन्वॉल्व है उसी का थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लो चार्ट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में हम लोग देखें स्टेजेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा एनर्जी है, कौन सा नया चीज़ है या नया वर्ड्स हम लोग को देखने को मिला। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।